जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब परिवार रोहित सर बायोलॉजी में। मैं आज आप लोगों को बताऊँगा कक्षा 10 का जो टॉपिक है बायोलॉजी का जैव प्रक्रम, उसके अंतर्गत जो तीसरी यूनिट है यानी परिवहन की, आज उसको हम बताएंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जल्दी रिवीजन के तौर पे हमने पहला जो यूनिट था वो पोषण के नाम से पढ़ा था और दूसरे वाले यूनिट को हमने श्वसन के नाम से पढ़े थे। आज का जो तीसरी यूनिट है इसका नाम होता है परिवहन। परिवहन के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं और इसका ज़रूरत क्यों पड़ता है, हम आपको पूरा बताएंगे। बस आप लोग लास्ट तक देखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। चलिए लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आप जानते हैं कि मानव या कोई भी प्राणी, चाहे जीव जंतु की हम बात करें, सभी लोग भोजन करने के बाद डायरेक्ट उनके शरीर में जो भोजन का परिवहन होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है। माने खाना खाने के बाद जो भोजन होता है वो डायरेक्ट नहीं चला जाता है, यानी उस जाने के लिए रक्त की सहायता होती है। किसकी सहायता होती है? रक्त की। यानी रक्त की सहायता से वो जो भोजन होता है जो हम लोग खाए रहते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद, पाचन होने के बाद रुधिर वाहिनियों में जाता है और रुधिर वाहिनियों से होकर के पूरे शरीर में फैल जाता है। आज हम यही टॉपिक को शुरू करेंगे एकदम स्टार्टिंग से। देखिए, इसका नाम होता है परिवहन। सबसे पहले आप समझेंगे परिवहन होता क्या है। ध्यान देखिएगा, जितने भी प्राणी होते हैं सभी लोग भोजन करने के बाद उनके शरीर में जो भी भोज्य पदार्थ होता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। कहाँ जाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का मतलब यही परिवहन ही कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। आप जानते हैं भोजन के पाचन के बाद अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण की क्रिया होती है। और आपको पता है कि अवशोषण और स्वांगीकरण की क्रिया छोटी आंत और बड़ी वाली आंत में होती है। छोटी आंत और बड़ी आंत में स्वांगीकरण और अवशोषण की क्रिया होती है। इसमें क्या होता है, जो खाए हुए भोजन होते हैं उसमें से जो आयन हो, चाहे प्रोटीन हो या फिर विटामिन हो, ठीक न, या हम कह सकते हैं चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, जो भी मिनरल होते हैं, जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं उन्हीं रक्त में चले जाते हैं। वे लोग कहाँ चले जाते हैं? रक्त में। और रक्त की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे? और एक बात, और आपके फेफड़ा से श्वसन करने के बाद आपको पता है कि फेफड़ा से O2 निकलता है। O2 को कूपिका के द्वारा निकलने के बाद ये आपके ब्लड में जाता है। कहाँ जाता है? रक्त में जाता है। और रक्त की सहायता से क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है और यानी कि पूरे शरीर में फैल जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। अब अगर कोई पूछे कि परिवहन किसे कहते हैं, आप कह दीजिए पचे हुए भोज्य पदार्थों का, माने पचने के बाद जो भोज्य पदार्थ होते हैं उन्हीं का शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। आपका कहिएगा भोज्य पदार्थों का शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। इसका मतलब कि भोज्य पदार्थ के करने के बाद आपके शरीर में यही भोज्य पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। सिंपली तौर पे अगर आप समझेंगे, ध्यान देखिएगा, यहाँ पे परिवहन का अर्थ होता है, आप देखे होंगे लगभग बसों पर ये परिवहन शब्द लिखा मिला होगा। जैसे आप देखे होंगे सरकारी बसों पे आपको उत्तर प्रदेश में लिखा होता है उत्तर प्रदेश परिवहन। इसका मतलब क्या होता है कि परिवहन का अर्थ होता है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जितने भी सवारी हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाती हैं। सेम उसी प्रकार से
आपके शरीर में भोजन को खाने के बाद पाचन होता है। अब पाचन के बाद जो उसमें प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट जो भी मिनरल्स निकलता है वो आपके रक्त में जाता है और रक्त की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। बात समझ में आ गया? क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, परिवहन के अंतर्गत आप जानते हैं कि परिसंचरण आता है और परिसंचरण के अंतर्गत परिसंचरण तंत्र आता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि परिवहन किसे कहते हैं। अगर कोई पूछेगा कि परिवहन किसे कहते हैं, कहिएगा भोज्य पदार्थ करने के बाद जो भी विटामिन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मिलता है और वही शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं कि परिवहन जो होता है वह कैसे होता है। चलिए इसकी क्रिया विधि को समझते हैं। आप जानते हैं कि भोजन करने के बाद उसका पाचन होता है। भोजन करने के बाद उसका क्या होता है? पाचन होता है। भोजन करने के बाद उसका क्या होता है? पाचन होता है। और पाचन के बाद वह अवशोषण विधि द्वारा रक्त में मिल जाता है। कहाँ मिलता है? रक्त में मिल जाता है और मिलने के बाद वह पूरे शरीर में क्या होता है? संचरित हो जाता है। क्या हो जाता है? संचरित हो जाता है या फैल जाता है। इसी को हम क्या कहते थे? परिवहन कहते थे। अब इसके अंतर्गत एक हेडिंग होता है परिसंचरण। क्या होता है? परिसंचरण। अब परिसंचरण जो हो गया यह आपके शरीर में या सभी जंतुओं के शरीर में यह होता रहता है, ठीक ना। इसे अंग्रेजी में कहते हैं सर्कुलेशन। क्या कहते हैं? सर्कुलेशन कहते हैं। अब परिसंचरण होता क्या है? देखिए परिसंचरण क्या होता है। सबसे पहले परिसंचरण का यहाँ पे परि का अर्थ हो गया रक्त। रक्त में मिला हुआ भोज्य पदार्थ, रक्त में मिला हुआ भोज्य पदार्थ, ये परि हो गया। और संचरण का अर्थ होता है फैलना। संचरण का अर्थ क्या होता है? फैलना। आप जानते हैं जितने भी जंतु होते हैं, चाहे मानव की बात करें चाहे या और कोई जंतु की बात करें, वो भोजन करने के बाद उनके शरीर में पूरा रक्त फैलता है। उनके शरीर में क्या होता है? पूरा रक्त फैल जाता है और फैलकर ही जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं वो ऊतकों तक, अंगों तक पहुंचाता है, जिससे कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है, तब वह वृद्धि और विकास करता है। ये होती है। अगर कोई पूछे परिसंचरण किसे कहते हैं, कह दीजिए भोज्य पदार्थों का रक्त की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की क्रिया को परिसंचरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसंचरण कहते हैं। माने भोज्य पदार्थ जो है वह है किसके द्वारा? रक्त की सहायता से। किसकी सहायता से? रक्त की सहायता से शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान जो फैलता है, इसी को परिसंचरण कहते हैं। सिंपली बात में, एकदम सिंपल में एकदम आप ऐसे समझिए कि भोज्य पदार्थ पाचन करने के बाद रक्त में मिल जाता है और वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? परिसंचरण। क्या कहते हैं? परिसंचरण। अब आगे परिसंचरण होगा। दूसरा पूछेंगे परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, ठीक है ना। परिसंचरण तो समझ में आ गया। अब परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? परिसंचरण तंत्र क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा। परिसंचरण तो आपको समझ में आ ही गया कि भोज पाचन करने के बाद भोज्य पदार्थों का एक रक्त की सहायता से एक स्थान दूसरे स्थान तक जाता है तो वो परिसंचरण कहलाता है। अब वही रक्त जिस तंत्र के द्वारा जाता है उसी को परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। मतलब आपके शरीर में रक्त को जाने के लिए एक किसी वाहिनिया की ज़रूरत होती है, किसी नली की ज़रूरत होती है, जिसे हम नस कहते हैं अपने भाषा में। क्या कहते हैं? नस कहते हैं। क्योंकि यहाँ से हृदय पंप करेगा तो नस की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, तो वो हो गया तंत्र। नस क्या है? तंत्र है। नस को हम कहते हैं रुधिर वाहिनियाँ। क्या कहते हैं? रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। और आपको पता है रुधिर वाहिनियाँ आपके शरीर में दो होता है, एक धमनी होता है और दूसरा क्या होता है? शिरा होता है। आप इसी को क्या कह सकते हैं? परिसंचरण तंत्र कह दीजिए। रक्त जिस तंत्र की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है उसी को परिसंचरण तंत्र कहते हैं।
बात यहाँ तक एकदम क्लियर है। फिर से रिवीजन देख लीजिए। परिवहन किसे कहते हैं? पाचन करने के बाद भोज्य पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, वही परिवहन कहलाता है। परिवहन के अंतर्गत आप जानते हैं भोजन पचने के बाद डायरेक्ट तो जाता नहीं, रक्त की सहायता जाता है, और रक्त की सहायता से जाना है क्या कहलाता है? परिसंचरण कहलाता है। और परिसंचरण जिन तंत्रों के सहायता से होता है उसे परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। बात समझ में आया? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे हम आपको बताएंगे परिसंचरण तंत्र के प्रकार। हेडिंग डालिएगा, परिसंचरण तंत्र के प्रकार। अभी आपको हम याद करा देंगे, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप हेडिंग डालिएगा परिसंचरण तंत्र के प्रकार। परिसंचरण तंत्र के प्रकार। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र के प्रकार। देखिए, परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। पहला खुला परिसंचरण तंत्र। पहला क्या? खुला परिसंचरण तंत्र, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक ना? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स। फर्स्ट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, चलिए इसको भी हम बाद में बता रहे हैं, ये वाला आप मिटा दीजिए, पहले आप खुला परिसंचरण तंत्र को समझिएगा। देखिए, खुला का अर्थ क्या होता है कि इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में कोई रुधिर वाहिनियाँ नहीं पाई जाएगी। कोई रुधिर वाहिनियाँ नहीं पाई जाएगी, मतलब कि ब्लड को ले जाने के लिए कोई नली नहीं पाई जाएगी, कोई नसें नहीं पाई जाएगी। जैसे सपोज करिए, थोड़ा समझिए आप लोग। जैसे एक इंजन को समझिएगा और यहाँ पे हृदय को, ये आपका हृदय है और हृदय की तुलना आप इंजन से करिएगा। किसका करिएगा? इंजन से। इधर हृदय समझ लीजिए, इधर इंजन, तुलना करके समझिएगा। जिसे आप इंजन से अगर यहाँ से पानी चला दिए हैं, अपना वो पानी निकाल रहे हैं, पानी निकाल दिए, और आपको ये खेत है, ये क्या है? फील्ड है। खेत को समझिएगा, ये शरीर है। क्या है? शरीर। आपको पता है कि शरीर में आपको ऊतक होते हैं, ठीक ना, अंग होते हैं। आप ऐसे यहाँ पे समझिएगा कि क्यारी है। क्या है? क्यारी है। आपको यहाँ तक क्यारी तक पानी भेजना है, या आपको इस अंग तक रक्त को भेजना है। और ये एक बार समझिएगा कि यहाँ पर कोई नली नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे आप पानी खोल दिए, ये पूरा ऐसे भरते रेंगते पूरा ये डायरेक्ट चला आया। माने किसी वाहिनियाँ या किसी पाइप की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो डायरेक्ट पूरे शरीर में फैल गया। माने यहाँ चला, ये डायरेक्ट आ गया क्यारी तक, माने इसमें किसी रुधिर वाहिनियों की आवश्यकता नहीं पड़ी। वैसे समझिएगा जो कि खुला परिसंचरण तंत्र जिस जंतु में पाया जाएगा उसमें कोई भी रुधिर वाहिनियाँ नहीं पाई जाएगी। ब्लड जब भी यहाँ ब्लड चलेगा, किसी नस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई समस्या नहीं है ना? तो आप क्या कहेंगे? इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रुधिर वाहिनियाँ, रुधिर नलिका की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और रक्त आपके अंग या ऊतक के सीधे संपर्क में होता है। जो रक्त निकलेगा हृदय से, वो सीधे आपके शरीर के सामने एकदम अंगों के संपर्क में रहेगा, क्योंकि उसमें नली नहीं पाया जाता, पूरा विचलित रहेगा, फैला रहेगा। जैसे आर्थ्रोपोडा के संघ के प्राणी होते हैं, जो कीट होते हैं, उनमें उनके शरीर में नसें नहीं पाई जाती हैं, डायरेक्ट पूरा शरीर में फैला होता है। तो इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को खुला कहते हैं। क्या कहते हैं? खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे इसमें? इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रुधिर वाहिनियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, रुधिर उनके अंगों और ऊतकों के सीधे संपर्क में होता है, जैसे आर्थ्रोपोडा। अब अगर बात करेंगे दूसरे की बात करेंगे, हम दूसरे हेडिंग की बात करेंगे, तो आप हो जाएगा बंद परिसंचरण तंत्र। क्या होगा? बंद, यानी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम।
अब बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है, इसका विपरीत कह दीजिए, मतलब इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती है, रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती है। और आप कह सकते हैं जब रुधिर वाहिनियाँ पाई जाएगी तो जो रक्त रहेगा वह अंगों और ऊतकों के सीधे संपर्क में नहीं रहेगा, सीधे संपर्क में नहीं रहेगा। बात समझ में आया? यानी कि जब रक्त निकलेगा तो रुधिर, आपको पता है आपके शरीर में अगर हृदय से यहाँ से पंप कर दिया रक्त को तो आप जानते हैं नसों की सहायता से पूरे शरीर में फैल जा रहा है। लेकिन ये जो आपका कह सकते हैं आँख एक अंग है, तो क्या आँख के सीधे संपर्क में नहीं है, यानी कि आपके अंगों के सीधे संपर्क में नहीं रहेगा क्योंकि वो तो नली में जा रहा है ना। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को बंद परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ठीक है, आज हमने परिवहन को पढ़ा है और परिसंचरण किसे कहते हैं, परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, हमने इस वीडियो में आप लोगों को पूरा बता दिए। आप लोग एक बार रिवीजन के तौर पे फिर से पुनः देख लीजिएगा, याद हो जाएगा और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।